जगह से जो उन्होंने हेरा फेरी कर रहे थे बॉटल्स की, पीएसआई भवाड़, दिनेश मालू, इसका जो हस्बैंड है रितिका मालू का, माधुरी सारडा के इधर से जो आया था व्यक्ति, तो उस वक्त एक बोतल इनसे वहां गिर गई थी जो हमारे यहाँ के लड़कों ने उठा के रख लिए थे। अच्छा। जब हमने उनको बताया कि साहब ये बोतल है, ये आप गौर से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ, बाद में जो उन पर शराब पी के गाड़ी चलाने का जो केस लगा इस रीजन से लगा है। जब हमने उनको बताया साहब ये कैन है, इसमें बैच नंबर है, बैच नंबर आप मैच करिए, सीपी क्लब में परचेज स्टॉक का जाहिर सी बात है बैच नंबर मैच होता है, आपको वहां से कंफर्म होगा। दूसरी बात, सीपी क्लब के अंदर जहां तक मैंने भी पता करा हूं, मेरे भी कुछ नॉन लोगों के मेंबरशिप से वहां पर चलता, मुझको जहां तक नॉलेज है कि सीपी क्लब में जब ये पार्टीज होती है, दारू पी रहे कर रहे, तो इनके मेंबरशिप अकाउंट से पॉइंट्स डिडक्ट होता है, उसके अंदर पूरा मेंशन होता है, एक रिकॉर्ड चले जाता है। हाँ, कि किस चीज के कितने रुपए कटे हैं इनके। अगर पेमेंट भी करे तो भी वहां पर हर चीज का रिकॉर्ड होता है। और दूसरी बात हमने ये डिमांड करे कि साहब क्योंकि आपके पीएसआई द्वारा उनको भगाया गया था जगह से, तो आपके पीएसआई के ऊपर में आरोपी को मदद करने के मामले में कार्रवाई की जाए। पुलिस अपने ऊपर नहीं हाँ, नहीं तो हमारे आंदोलन, क्योंकि हमारे आंदोलन चल रहे थे इसलिए उन्होंने हमको मिलने बुलाया था। अगर आप ये नहीं करोगे तो हमारे आंदोलन चलते रहेंगे। 15 दिन बाद सेकेंड फेज की रिपोर्ट आएंगी, पहले डीसीपी साहब ने बताए थे, लेकिन ये सब बताने के बाद तीसरे दिन उन्होंने बता दिया कि वो लड़कियां ड्रिंक करके थी। सेकेंड रिपोर्ट में आ गया है बोले, तब जाकर उसके ऊपर में नॉन अवेलेबल वाला 304 का पार्ट 2 रजिस्टर किया गया, अमेंड करवाया गया। आज तक जब वो पीएसआई भवाड़ ने उसको जगह से फरार करवाया था, पहले दिन जो बेलेबल ऑफेंस लगा, आज तक रितिका मालू फरारी चल रही है। 24 फरवरी आज की कितनी डेट है? गिरफ्तार नहीं हुई है? नहीं हुई है। पुलिस इतने लगभग 4 महीने हो गए। पुलिस भी ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही? हमको नहीं लगता कोशिश कर रही, क्योंकि नागपुर पुलिस रहे, महाराष्ट्र पुलिस का तो नाम एशिया के टॉप 5 में आता है। आप सीपी ऑफिस के पास, सीपी के पास गए? सीपी साहब से हमने गुहार लगाई, एक नहीं 2 से 3 बार गुहार लगाई। सीपी साहब का ये रवैया था, जब डेथ हुई थी उसके नेक्स्ट डे जब तीसरे दिन मिलने जब गए थे, साहब ये आपके पीएसआई ने, तो अब जाहिर सी बात है पूरी फैमिली डिस्टर्ब रहती है, 2 जवान जाने चली गई है, आपको क्या है आप अपने एसी रूम में बैठे हुए हो, 2 जवान जाने गई है, और किसको शौक है? हमको कोई शौक ही नहीं है। पुलिस कमिश्नर रहे, डीसीपी रहे, हम लोग वर्कर लोग हैं, हम अपना काम करते, अपने मेहनत के और अपने टैलेंट के जोर पर आगे बढ़ते। मैं भी अगर जनता फाउंडेशन चला रहा हूं, आप भी मुझे काफी समय से देख रहे हो, मैं किसी पुलिस वालों के, नेता लोगों के किसी के हाथ पैर जोड़ के या जी हुजूरी करके आगे नहीं बढ़ा हूं। हमको कोई शौक ही नहीं है सीपी से भी मिलने का। वहां सीपी से मिलने इसलिए गए क्योंकि उनका एक काम है, उनके पीएसआई ने काम नहीं करा तो सीपी से मिलने के लिए गए। दोनों फैमिलीज डिस्टर्ब्ड थी, सीपी साहब को बता रहे हैं, सीपी साहब अपना रजिस्टर में दूसरा कोई वर्क कर रहे हैं, बताते बताते एक पॉइंट फैमिली वाले ने भूल गया तो दूसरे बंदे ने उसको याद दिलाया। तो सीपी साहब ये नहीं सोच रहे कि 2 दिन पहले इनके यहाँ डेथ हुई है, सिर्फ उसने याद दिलाया तो उसको बोलते थे को शर्म नहीं आ रही हो बात कर रहा है तू, बीच में कैसा बोल रहा है? मतलब तुम्हारे घर में जान गई है या तुम मेरे पास शिकायत कर रहे हो? तो मैं इस रविंद्र सिंघल साहब की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा। माननीय सामान्य रविंद्र सिंघल साहब जो कि मीडिया में इंटरव्यूज देते हैं, मीडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया में बोलते आए हो जस्टिस टू द विक्टिम फैमिलीज, मैं इनको इंसाफ दिलाऊंगा, और वहां ग्राउंड रियलिटी में उनका ये ट्रीटमेंट परिवारों के साथ रहता है। ऐसा लगता ही नहीं कि एक जिम्मेदार शख्स इंसान अगर बात कर रहा है तो आप इतना थोड़ी उसको बोल सकते हो कि बिल्कुल कन्विक्शन से बात करना, तुम एक कमिश्नर से बात कर रहे हो, तुम आप वो फैमिलीज को इतना क्यों, इतना मतलब इस तरह का माहौल क्यों क्रिएट करने आप कर रहे हो कि वो फैमिलीज आपके पास आने से डरे? आज तक इसके अंदर में पीएसआई भवाड़ पर एक कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, तो नियम के हिसाब से तो पीएसआई को तो बिल्कुल निलंबित कर देना चाहिए था। अच्छा, मेरा एक ये कहना आपको कि स्टार्टिंग से पीएसआई भवाड़ की हरकत रही, पीआई संदीप बुआ पर हमको डाउट था, हम भी कोई पुलिस के दुश्मन लोग नहीं है। स्टार्टिंग से मेरे, जो आपने भी कवर किया, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरे आंदोलन हुए ग्राउंड लेवल पर, सैकड़ों लोग मेरे साथ रास्ते पर उतरे थे। माफी चाहूंगा आपसे दोस्तों, इंसाफ के लिए दर दर भटकने वाले ऐसे हजारों लोग हैं। अगर इंसाफ की गुहार लगाने वाले 100 लोग होंगे ना, तो यकीन मानिए कि 5 लोगों को इंसाफ मिल पाएगा कानून से। क्योंकि कानून के कहा जाता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन कभी कभी कानून के हाथ इतने छोटे भी हो जाते हैं कि वो दिख भी नहीं पाते।
सच्चाई के लिए अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से लोग अपने अपने इंसाफ के लिए तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें मायूसी भी हाथ लगती है। ऐसे ही कुछ मामला ज़ीशान सिद्दीकी के साथ जुड़ा है और हुसैन के साथ जुड़ा है, आतिफ के साथ जुड़ा है, जो बड़ी ही दर्दनाक उनकी मौत हुई और उनके घर में आज तक मातम मनाया जा रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, किसी मीडिया वाले ने नहीं पूछा होगा आपसे। हुसैन, आतिफ और ज़ीशान सिद्दीकी, ये तीन एक फ्रेम में नज़र आ रहा है, हर वीडियो में नज़र आ रहा है, लेकिन सवाल ये है मेरा कि हुसैन और आतिफ आपके लगते कौन है? आतिफ मेरा दोस्त था जी। और हुसैन के जो सगे जीजा है, हुसैन के जो अम्मी अब्बा है, उनसे हमारे यानी मेरे दादाजी के ज़माने से संबंध है, फैमिली रिलेशंस है। हुसैन के फुप्पर है, फुप्पीर है, हुसैन के अम्मी अब्बर है। तो इसे इंसानियत की लड़ाई समझें, इसकी दोस्ती नहीं, ये इंसानियत की लड़ाई है, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको जान के ताज्जुब होगा, जब मैं मेयो हॉस्पिटल पहुंचा जी, या जब तहसील पुलिस स्टेशन में मैंने जो भी करा, जिस वजह से लड़कियां पकड़ी गई, तब तक मेरे को यही नहीं पता था कि मैं आतिफ और हुसैन के लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा, आपको भी पता नहीं था कि आप तब किसके तक लिए मुझे लड़ रहे हैं? कसम खुदा की तब एक तक मेरे को इंसानियत पता की नहीं खातिर था। आप वहां पहुंच गए, हाँ, किसी का एक्सीडेंट हुआ और वहां आप पहुंच गए। बिल्कुल, मेरे को तब तक पता ही नहीं था। मैं यहाँ पुलिस वालों से लड़ रहा हूँ और मेरे को पता ही नहीं है कि अंदर में आतिफ और हुसैन है। ओहो, मेरे को सिर्फ ये फोन कॉल्स आए, जैसा कि मैं वर्क करते रहता हूँ, तो मेरे को ये फोन कॉल्स आए कि भाई एक्सीडेंट हुआ है बहुत बुरा, 2 लड़कों की जान जा रही है और पुलिस कुछ कोऑपरेट नहीं कर रही, पुलिस वालों ने आरोपियों को भगा दिए। मेरे को ये 2 से 3 कॉल्स आए। इस बीच में कहता हूं कि 2 लोग जो है वो माँ पेट से पैदा होते हैं, यानी कि जन्म से पैदा होते हैं, और वो 2 लोग कौन है? एक वो जो शायर होता है और दूसरा समाज सेवक होता है। जैसे कि अभी कहा ज़ीशान सिद्दीकी भाई ने, एक बड़ा ही दिलचस्प उन्होंने वाकया सुना दिया कि आतिफ और हुसैन को जब जो रामझूला से उठाकर हॉस्पिटल लेके गए, मेवा हॉस्पिटल, उस वक्त उन्हें ये पता ही नहीं था कि हॉस्पिटल में कौन एडमिट है, यानी कि किसका एक्सीडेंट हुआ। और जब वो वहां गए तो उन्हें पता चला कि ये इनके दोस्त आतिफ है और हुसैन है। बड़ा चौंकाने वाला ये पार्ट आपने किसी वीडियो में नहीं देखा होगा कि हजारों वीडियोस जो वायरल हो रहा है। ज़ीशान भाई, एक वीडियोस अभी अभी वायरल हो रहा है कि वो एक लड़का जो है वो दिखा रहा है कि वो इथे सविस्तर पुण्याच्या घटनेच्या बाबतीत निवेदन दिलं। हिट अँड रनच्या घटना महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात घडतात। नागपूरमध्ये कल्पना आहे आपल्याला 4 घटना नागपूरमध्ये घडल्या। एका रितिका मालू ही रामझुला जो आहे तिथे त्या ठिकाणी घटना घडली अध्यक्षमध्ये। रात्री 1:30 वाजता रितिका मालूनी 2 तरुणांना तिथे उडवलं आणि त्यांचा तिथं मृत्यू झाला। याच्यामध्ये अध्यक्षमध्ये सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे यामध्ये ही घटना झाल्यानंतर 7 तासांनी तिथे सॅम्पल घेण्यात आलं अध्यक्षमध्ये। घटना 1:30 वाजताची, सॅम्पल घेतला सकाळी 7:30 वाजता। 7 तासानंतर सॅम्पल घेण्याची काय शक्यता होती? घ्यायचं ते सॅम्पल तर लगेच घ्यायला पाहिजे, 1 तास 2 तास 3 तासानंतर। त्यानंतर ही घटना झाल्यानंतर त्या महिलेला, त्या तरुणीला घरी जाऊ दिलं। त्यानंतर तिचे वडील तिथे आल्यानंतर अध्यक्ष महोदय, तिथला जो पीआय होता परशुराम भवळ, तिचे वडील आल्यानंतर गळाभेट झाली तिथं स्पॉटवर त्यांची, म्हणजे काही त्यांची जुनी ओळख असेल, त्यांची गळाभेट झाली। त्या ठिकाणी त्या गाडीतलं जे दारूच्या बाटल्या होत्या ते फेकण्यात आल्या, तिथं डिस्ट्रक्शन ऑफ एव्हिडन्स झाला अध्यक्ष महोदय। अशा पद्धतीनं फॉरेन्सिक टीम त्या ठिकाणी आणली आणि बिना सुप्रत नव्याची गाडी सोडली। या घटनेच्या बाबतीत गृहमंत्र्यांना माझी विनंती राहील की याची आपण अवश्य चौकशी करावी। ब्लड सॅम्पल 7 तासानंतर का घेण्यात आलं? त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी एक ममता आदमाने, या 2 तरुणी फिरायला चालल्या होत्या, त्यांना ओला गाडीने उडवलं। 20 दिवसानंतर त्या ड्रायव्हरला पकडलं। या ममता आदमानेवर तिथल्या पोलिसांनी फक्त नोटीस दिला। जो ड्रायव्हर 20 दिवसांनी पकडला त्याला फक्त नोटीस दिला आणि सोडून दिलं। मी जेव्हा पोलीस कमिशनरला भेटायला गेलो, त्यांना सांगितलं तुम्ही फक्त नोटीस देऊन का सोडलं? त्याच्यानंतर त्याच्यावर सिरियस कलमा त्यांनी लावल्या। रुटीनमध्ये त्यांनी हे सर्व कारवाई करायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय। त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, अजून तिसरी महत्वाची केस दिघोरी नाका येथे तिसरी हिट अँड रनची केस झाली अध्यक्ष महोदय। त्या ठिकाणी 3 मृत्युमुखी पडले। एक 4 वर्षाची मुलगी त्याच्यामध्ये मृत्युमुखी पडली अध्यक्ष महोदय। आणि यामध्ये जे आरोपी जे दारू पिऊन होते गाडी चालवणारे, त्यांचं ब्लड सॅम्पल घेण्यात आलं अध्यक्ष महोदय। ब्लड सॅम्पल जे घेतलं ते 3 दिवसानंतर फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीला पाठवण्यात आलं। आणि ते सुद्धा जेव्हा पत्रकार, तिचे जे क्राईम ब्रँचचे पत्रकार आहेत, त्यांनी कमिशनरला विचारलं की ब्लड सॅम्पल गेलं का? तर कमिशनरला गेलं रिपोर्टला,
पण जेव्हा चौकशी केली तर 3 दिवसानंतर तिथले ब्लड सॅम्पल, तिथले जे पीआय होते विजय दिघे यांनी ते ब्लड सॅम्पल आपल्या डिकीमध्ये ठेवलं आणि विसरून गेले. आता अशा पद्धतीने गंभीर घटना असताना सुद्धा 3 त्यामध्ये मृत्यूमुखी पडतात. एक लहान मुलगी 4 वर्षाची मृत्यूमुखी पडते आणि पीआय तिथला ब्लड सॅम्पल आपल्या डिकीमध्ये ठेवतो 3 दिवस. अशा पद्धतीनं त्याला ठीक आहे सस्पेंड केलं, पण अशा पद्धतीने ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीने कारवाई होते त्याच्यावर कडक कारवाई गृह खात्याने करायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर चौथी घटना घडली पुरुषोत्तम पुट्टेवार, एक टाउन प्लॅनिंगची वरिष्ठ अधिकारी, तिने आपल्या सासऱ्याला त्यांना गाडी तिच्यावर तोडीने मारून टाकलं. अशा पद्धतीने अनेक घटना गृहमंत्री मध्ये आपल्या नागपूरला झालेल्या आहे. याच्यामध्ये माझी विनंती राहील की रामझुला प्रकरणामध्ये जे 2 आरोपी मृत्युमुखी पडले त्यांच्या घरी जे दोन व्यक्ती मृत्युमुखी पडले त्यांना मी भेटायला गेलो होतो. त्यांनी आपल्याला एक पत्र पाठवलं आहे आणि त्यांनी सांगितलंय की आम्हाला गृहमंत्र्यांनी भेटायची वेळ द्यावी. मी आपल्याला विनंती करेन की त्यांना भेट देऊन त्यांचं ऐकून घ्यावं. नंबर 2, ममता आदमानी जी आहे तिच्या मी घरी गेलो होतो भेटायला अध्यक्ष महोदय. ती अतिशय गरीब आहे. 2.5-3 लाखाचं तिच्यावर बिल आहे. मी आपल्याला पत्र लिहून 15 दिवसांनी पाठवलं की कृपा करून राज्य शासनाच्या माध्यमातून ममता आदमाने यांना मदत करावी, ती सुद्धा मदत आपण करावी अशी आपल्याला विनंती करतो. हुसैन और आतिफ दोनों पड़े हैं, मोबाइल उठा वहां से और मालू का इन सब के वीडियो भी वो दिखा रहा है. तो वो वीडियो कब का है और अब क्यों वायरल हो रहा है, ये सवाल है. वीडियो कब का है? वीडियो तो तभी का है जब एक्सीडेंट हुआ, स्पॉट का वीडियो. अब क्यों वायरल हो रहा है मुझे इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो वीडियो मेरे पास का बनाया हुआ नहीं है. वो मोबाइल से बनाया हुआ है. हाँ, वो जिस भी व्यक्ति के पास में वीडियो है, मैं आपके माध्यम से भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसने भी वो वीडियो बनाया है वो सामने आए, क्योंकि आपने वीडियो बनाकर एक बहुत अच्छा काम किया है. अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके सामने आ जाओगे तो कोर्ट में वो एक बहुत ही बड़े एविडेंस के तौर पर हमारे काम में आएगा. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कि जो सपोर्ट करेगा पुलिस को सपोर्ट करेगा, एक्सीडेंट होता है अगर वो हॉस्पिटल लेके जा रहा है तो उससे कोई पूछताछ नहीं होगी. तो मैं उस वीडियो बनाने वाले को भी मैं एक मैसेज दे देता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, आपने अच्छा और नेक काम किया है, बहुत अच्छा तो काम आप किया. सामने आइए, जीशान सिद्दीकी भाई से मिलिए और उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए. तो वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिससे बहुत हमें फोन आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं जी, मैसेज भी आ रहे हैं. मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि जिस भी भाई ने एक्सीडेंट की घटना का जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है, जहां साफ देखा जा सकता है किस तरह से आतिफ और हुसैन पड़े हुए बेचारे, जहां किस तरह से देखा जा सकता है रितिका मालू नशे में डोल रही है, खड़े नहीं रह पा रही है. माधुरी सारडा नशे में साफ समझ में आ रही है. मैं समझता हूं दो कोई सच्चाई है उसके जी, 2 कोई अज्ञात और लड़के दिख रहे हैं. जिस तरह से वो लड़का रितिका मालू को हैंडल कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि राह चलता कोई लड़का है. जिस तरह से आप भी मीडिया से देख करके जो समझ में आता है, बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है उनके साथ में वो लड़के थे. तो जिस भी भाई ने बनाया, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सामने आइए. हमारे लिए एविडेंस के तौर पर वो वीडियो बहुत ज्यादा काम आएगा. अगर हमारे पास ये प्रूफ आ गया कि ये भाई ने वो वीडियो बनाया है तो हमको कोर्ट में बहुत काम आएगा. और दूसरी बात, अगर आपको डर लग रहा है सामने आने के, पुलिस आपका कुछ बिगाड़ेगी या मालू या सारडा, तो मैं ऐसे बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं, मालिक के भरोसे बोल रहा हूं कि आपका बाल भी बाका नहीं हो पाएगा. कोई पुलिस वाला, कोई मालू, कोई सारडा आपका कुछ नहीं कर पाएगा. आप बिंदास सामने एक बार आइए. आपने इतना बड़ा काम किया है वहां जगह पे वीडियो बनाने का, थोड़ी सी हिम्मत और करके आप सामने आ जाइए. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. उस वीडियो में वो डांट डपट भी कर रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं. मेरे को ऐसा लगता है जब उन्होंने वीडियो बना लिया तब उनको जानकारी नहीं थी कि मालू और सारडा के घर की लड़कियां है. तब उनको ये जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि बड़े घर की लड़कियां हैं ये, इसलिए उन्होंने साहस से बना लिया. प्लस उनको तब ये जानकारी नहीं थी कि पुलिस इनको इतना आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करेंगी. बाद में जब उनको पता चला तो हो सकता है उनको डर लग रहा होगा. तो मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी भाई ने वो बनाया है, एक बार आप सामने आइए. तो काफी एक पुण्य का, सवाब का, जो भी धर्म, जिस भी भगवान, जिस भी खुदा को आप मानते हो, पुण्य सवाब हर तरह से आपको मिलेगा अगर आप सामने आते हो. तो वो हम मेरे लिए नहीं, वो जो 2 जाने गई है उनके लिए सामने. मैं तो ये कहूंगा कि सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत है. और उसी इंसानियत के धर्म निभाने को आतिफ को और हुसैन को इंसाफ मिल जाए, इसलिए वो सामने आ जाए. चलिए आगे बढ़ते हैं. जीशान सिद्दीकी साहब कि फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में फिर उनको बेल हुई, उसके बाद में बेल मिली कि नहीं मिली? पहले उन पर जो बेलेबल ऑफेंस लगा उनको बेल मिल गई. बाद में हमारी लड़ाई कंटिन्यू जारी रही तो उनके ऊपर नॉन बेलेबल सेक्शन लगा कि दारू पीकर थी. उसके बाद में उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल पहले लेकर के आया.
जो कि माननीय सेशन कोर्ट ने बाद में रिजेक्ट कर दिया। सेशन कोर्ट द्वारा बेल रिजेक्ट करने के बाद हाई कोर्ट में उन्होंने इंटरिम बेल के लिए फाइल करा। अभी तक के फिलहाल माननीय हाई कोर्ट ने उनको बेल नहीं दिया है। तो मतलब 24 मई से आज मेरे ख्याल से 23 जून है, 1 महीना हो गया है। रितिका मालू की बेल कैंसिल हो चुकी है। 1 महीने में तहसील पुलिस ने रितिका मालू को नहीं पकड़ा, पकड़ पाए नहीं या पकड़ना चाह रही नहीं, वो तो कई इनकी हरकतों से समझ में आ रहा। दूसरी बात, बहुत शर्म की बात है, संदीप बुआ पीआई जो है उन्होंने जो हरकत किया, पहले जो गाड़ी किलर मर्सिडीज है, मैं तो आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पॉइंट है आपके इंटरव्यू में इसको आप पहले चलाइए। बिल्कुल चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। किलर मर्सिडीज गाड़ी जो है 2 जाने चली गई। किलर मर्सिडीज गाड़ी जिसने उनको ठोका था जी, अभी यहां पर आरोपी तो फरार है, उसका ठिकाना नहीं। पुलिस वाले आरोपी को नहीं पकड़ पा रहे। पुलिस वालों को यह पहले फिक्र है कि हमने महंगी मर्सिडीज गाड़ी आरोपी परिजनों को सुपुर्द कैसा कर दे, तो ये गाड़ी सबूत में नष्ट करने के मामले के चक्कर में थाने में जमा हो गई थी ना, ये गाड़ी थाने में जमा हो गई थी। जैसे एक बेसिक रूल है, कोई भी केस में गाड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी में जमा होती है तो सुपुर्दनामा ऑर्डर कोर्ट से आता है, सुपुर्दनामा ऑर्डर के बेसिस पर गाड़ी को छोड़ दिया जाता है। ऐसा केस जहां पर जान चली गई, जहां तक हमको नॉलेज है कि जहां जान चली गई वो केस में गाड़ी छोड़ने का पुलिस को पावर नहीं है। नहीं, बिल्कुल। दूसरी बात, कोर्ट से करना होता आरोपी परिजनों ने सुपुर्दनामा के लिए फाइल करा था कोर्ट में। कोर्ट ने पुलिस से मांगा, रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा कि आपका इस पर रिप्लाई दीजिए, गाड़ी क्यों नहीं छोड़ी जाना चाहिए। तहसील पुलिस स्टेशन से, तहसील पुलिस स्टेशन वालों ने, संदीप बुआ पीआई ने, इन्होंने माननीय कोर्ट से समय मांगा रिप्लाई फाइल करने। समय मांगा, समय जब मांगा उस दरमियान इनकी और आरोपी परिजनों की सेटिंग हो गई तगड़ी, जो पहले से चल रही है, गाड़ी से रिलेटेड भी सेटिंग हो गई। बिंदास उसने अपना सुपुर्दनामा का जो फाइल किया था एप्लीकेशन, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, आरोपी परिजनों ने वापस ले लिया। क्योंकि संदीप बुआ महोदय ने उनको वादा कर दिए होंगे कि मैं आपको गाड़ी छोड़ रहा हूं। सुपुर्दनामा ऑर्डर, उन्होंने एप्लीकेशन वापस लिया, कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं हुआ, उन्होंने वैसे ही वापस ले लिया अपना, ताकि ये दिखाया जाए कि कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, और संदीप बुआ ने उनको गाड़ी उनके सुपुर्द कर दी। कोर्ट के ऑर्डर के बिना तो कोर्ट के ऑर्डर के बिना छोड़ दिया। जब हमने उनसे पूछा कि साहब आपने गाड़ी कैसा छोड़ा, तो मैंने कानून की पढ़ाई किया हूं, मेरे को कानून में बताया गया है कि मेरे को एक पावर है फलाने फलाने सेक्शन के थ्रू, जिसके थ्रू मैं छोड़। तो हमारा बोलना था कि साहब आप सिर्फ यही लूप होल ढूंढो कि आपको कानून में आरोपियों को मदद करने के प्रावधान कहां पर है। दूसरी बात, अगर आपने ये छोड़े हो गाड़ी को तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हमारी काफी कुछ उसमें बातें हुई, मेरे आंदोलन चले, प्रेस कॉन्फ्रेंस चला, संदीप बुआ साहब ने वो गाड़ी दोबारा जमा कर ली है। छोड़ने के बाद दोबारा जमा, ये पॉइंट मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि ये पॉइंट आप बिल्कुल हाईलाइट में चलाइए। उन्होंने छोड़ना नहीं चाहिए था। अगर उन्होंने कानूनी तौर पर छोड़ा था, हाँ, रियल, तो मैं कौन हूं जो मेरे आंदोलन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा से जमा कर रहे हैं। यहां स्पष्ट होता है कि गाड़ी इलीगल तरीके से छोड़ी गई थी, और इसमें पुलिस कमिश्नर साहब का, डीसीपी साहब का एक बहुत बड़ा रोल इसलिए इनडायरेक्टली, क्योंकि उन्होंने अपने पीएसआई बवाड़ पर पहले से कोई कार्रवाई नहीं करी। बाद में पीआई संदीप बुआ को भी एक मैसेज मिल गया कि अपने बड़े अधिकारी अपने पे कार्रवाई नहीं करते, उन्होंने भी वो गाड़ी छोड़ दिया। सबूत नष्ट करने के मामले में पीएसआई भवाड़ के ऊपर तो गुना दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शराब की कैंस हटाई थी, आरोपियों को भगाया था। गाड़ी छोड़कर, ताकि गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग हो जाए, गाड़ी जाफर नगर के गैरेज में खड़ी थी। वहां से हमको कहीं से टिप मिली कि गाड़ी यहां खड़ी दिख रही है, क्योंकि ये गाड़ी का नंबर हमारे वजह से शहर भर में वायरल हो चुका है, छोड़ी गई और जाफर नगर के गैरेज में पेंटिंग के लिए खड़ी हुई थी, अनुमति के, बिना अनुमति के, बिना अनुमति के खड़ी हुई थी। अब गैरेज में कोई वो सजाने तो भेजेगा नहीं गाड़ी को, गैरेज के फुटेजेस है, लेकिन गैरेज वालों से हमारे को कोई आपत्ति इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कोऑपरेट करा, उन्होंने वो गाड़ी को काम भी नहीं करा। जब उनको पता चला कि ये गाड़ी से तो 2 जाने गई है, हाँ, जब हमारे को फोन आया, हमने उनको बताया ऐसा, तो वो काम रुका। तो आज भी आप जाकर देखिए, तहसील पुलिस स्टेशन में वो गाड़ी दोबारा जमा हो गई है। अगर ये लीगली छोड़े रहते तो ये गाड़ी दोबारा क्यों जमा करते थे। अब दूसरी बात, 3 महीने बाद 24 फरवरी की घटना में बाद वाली बात को मैं रुकाते हुए, आपका आरोप है कि पीआई पर कोई
कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन नागपुर के कमिश्नर रविंद्र सिंघल साहब ने, आपको पता है कि 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया है कुछ ही दिन पहले। उसमें हमारा ऐसा मानना है कि जिस मामले में सस्पेंड करे होंगे उस मामले में अगेंस्ट वाली पार्टी मालू और सारडा जितनी तगड़ी नहीं होंगी। हमको तो यही समझना पड़ेगा कि जहां रामझूले वाले में 2 जाने चली गई, 3 महीने से लोग चिल्ला रहे हैं, तो क्या माधुरी सारडा, रितिका मालू, इनके परिजन लोगों के इतने पावर है या इतने स्ट्रांग है, आरोपियों के कोई कनेक्शन है हाई लेवल से कि इस मामले में, क्योंकि अगर पीएसआई को इस मामले में सस्पेंड किया गया तो आपका आरोप है कि पीएसआई को बचाया जा रहा है, पुलिस पूरे तरीके से बचाया जा रहा है। देखिए, मैं उसका एक पहलू और आपको बता रहा हूं। अभी 3 महीने से हम चिल्ला रहे थे, आपने भी मेरे आंदोलन कवर करे है, जिसमें मैं पहले से मांग कर रहा हूं कि सबूत नष्ट करने के मामले में दिनेश मालू पर, पीएसआई भवाड़ पर, माधुरी सारडा के हस्बैंड पर, शराब की बोतलें छुपाने के मामले में, आरोपियों को भगाने के मामले में सेक्शन 201 के अंतर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए। 3 महीने से हमारी लड़ाई चल रही है। पीआई बुआ ने जो गाड़ी वाली हरकत करे और उनको लगा भी मैं भी इसमें फंस गया हूं, गाड़ी दोबारा जमा करे, उसके बाद मेरी उनसे काफी चर्चा चली कि साहब 3 महीने हो गए, अभी तक उसके हस्बैंड पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये आज मैं आपको बता रहा हूं, आज मेरी उनसे बहस चल रही है और उसके 2 दिन के बाद में उन्होंने दिनेश मालू को 3 महीने बाद आरोपी बनाया सेक्शन 201 के अंतर्गत कि इन्होंने शराब की बोतलें वहां से गायब करी, सबूत नष्ट करने का काम किया। यहां पर यह सवाल है कि जिस जिस शिकायत में दिनेश मालू का शराब की बोतलें छुपाने का उल्लेख है, उस शिकायत में सेम हरकत भवाड़ द्वारा किए जाने का भी उल्लेख है। जब दिनेश मालू को आपने 201 के अंतर्गत आरोपी बनाया तो पीएसआई भवाड़ को क्यों नहीं? दिनेश मालू के अगेंस्ट भी आपको ऐसा कोई अलग से तो सबूत नहीं मिले हैं, वही कंप्लेन के बेस पे बनाया है आपने, तो पीएसआई भवाड़ पे क्यों नहीं? आज अगर रियाज शेख बिना वर्दी के कोई गड़बड़ कर दे तो रियाज शेख के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अगर पीएसआई भवाड़ आए वर्दी पहन करके कि मेरे को तो कानून का सपोर्ट मिला हुआ है और मेरे बड़े अधिकारी मेरे को सुरक्षा करने बैठे हैं, क्या दलाली करना है बताओ, मैं कर लेता हूं, इस तरीके की नौबत, और पुलिस क्या मैसेज देना चाह रही है आखिर पब्लिक को? दोस्तों, संविधान जो है ना, बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतना खूबसूरत बनाया है कि वो सबके लिए लागू भी किया गया है, सभी धर्मों के लिए, सभी जात के लिए, सभी इंसानों के लिए। कोई कानून ऐसा नहीं है जो पुलिस के लिए अलग से बनाया गया है, क्योंकि जितना गुनाहगार सादा रंग इंसान होता है उतना ही गुनाहगार एक पुलिस भी होता है, जो पुलिस अपनी अगर भूमिका को ईमानदारी से नहीं निभाया तो हमने सुना है साहब के सीआईडी की तरफ आपने उस केस को मोड़ दिया है। जब लगातार पुलिस का, ये नागपुर पुलिस का अप्रोच दिख रहा है हमको, जब पुलिस के बड़े अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो हमने साफ शब्दों में सीपी साहब से हमारी मीटिंग हुई, हमने उनसे यही बात किया कि साहब हमको नागपुर पुलिस के ऊपर कोई अब ट्रस्ट रहा नहीं है, आप हमारे मामले को सीआईडी में ट्रांसफर कर दीजिए। तो वो खैर उनके पावर में नहीं है, उन्होंने लेटर इशू कर दिया है, डीजीपी, एक कॉपी हमको भी दी गई है। अब जब ये बात हुई सीआईडी में ट्रांसफर करने की, तो डीसीपी और पीआई संदीप बुआ और गोरख बामरे साहब ये हमको कन्विंस करने लगे कि मामला यहीं चलने दो। अच्छा, किस लिए? कारण हो सकता है ऐसा लगता होगा कि जब सीआईडी में ट्रांसफर होगा तो भवाड़ की, संदीप बुआ की, और अगर इनके कोई बड़े अधिकारी इनसे भी कोई मिले हुए होंगे तो उनकी हरकतें सामने आ जाएगी। तो हमको तो अभी वो अपना मामला सीआईडी में ट्रांसफर करना, इसमें एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि हमने हाईकोर्ट में ग्रिट पिटीशन फाइल की है पुलिस के अगेंस्ट, जिसमें 19 तारीख की हियरिंग थी। माननीय हाईकोर्ट ने पीएसआई भवाड़, तहसील पुलिस स्टेशन के पीआई संदीप बुआ, जोन 3 के डीसीपी गोरख बामरे, नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल, चारों को माननीय हाईकोर्ट ने सेपरेट नोटिस इशू की है। 26 जून को इनको पूरे जवाब वहां पर फाइल करना है इस केस के मामले में। दूसरी बात, माननीय हाईकोर्ट ने इनको स्पष्ट अपने ऑर्डर में खास तौर पर एक चीज मेंशन की है कि आपको जवाब फाइल 26 तारीख को करना और आपको डेट में उसमें एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। जैसे टाइम पर अपने आदत के अनुसार बहाने लाते हैं, आगे टाइम दिया जाए, तो पहले के पहले माननीय हाईकोर्ट ने वो चीज मेंशन की है, तो वहां भी हमको उम्मीद है। और दूसरी बात अभी हमारी ये मांग है कि पीएसआई भवाड़ को, जैसा कि दिनेश मालू को आरोपी बनाया गया, सेम उसी तरह से पीएसआई भवाड़ को आरोपी बनाया जाए। प्लस संदीप बुआ जो पीआई है जिन्होंने गाड़ी छोड़ा था, वो गाड़ी गैरेज पे थी, तो जाहिर सी बात है उनकी यही मंशा थी कि गाड़ी गैरेज पर जाकर डेंटिंग पेंटिंग हो जाए,
तो सबूत नष्ट करने के मामले में उनको भी आरोपी बनाया जाना कहीं ना चाहिए। कहीं अभी सीआईडी के पास जा रहा है वो केस, तो कहीं ना कहीं बाल की खाल तो निकलने ही वाली है, और निकलने जो सच वाली वो है। सामने आना ही होगा। लेकिन मसला ये है कि हमारे सीपी साहब क्या कर रहे हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि कोई ये हलवा है अभी बना गया अभी खा लिए, इन्होंने अभी बोल दिया और अभी तुरंत सीआईडी में ट्रांसफर हो जाएगा। उस प्रोसेस को भी टाइम लगेगा। तो तब तक कुछ माननीय सीपी साहब ने भी तो अपना कमाल दिखाना चाहिए। अगर 2 महीने लगेंगे सीआईडी में ट्रांसफर होने, तो क्या ये वही बहाना लेकर चलेंगे तब तक के? तो जीशान सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे एमएनएस न्यूज के स्टूडियो में आए और हमसे बात की, और खुलकर राम झूला वाले केस में जो बात की आपने, जो तत्व थे उसको जो आपने हमारे एमएनएस न्यूज के सामने रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सीडेंट में मौत होने के बाद पूरे एरिया में मातम छाया हुआ था, और ये मैं आपको फिर दोबारा याद दिला दूं कि ये नेशनल खबरें बनते चली जा रही थी, और उसका सूत्रधार जो, जिसे मैंने कहा है कि जनता फाउंडेशन के जीशान सिद्दीकी इस वक्त मेरे साथ थे, उनसे हम चर्चाएं कर रहे थे। और अब मामला निकलकर सामने ये आया है कि अब आतिफ और हुसैन की केस की जांच जो है वो सीआईडी करने वाली है। तो देखेंगे आगे कि क्या क्या इसमें राज निकल के आते हैं, कितने गड़े मुर्दे निकल के आते हैं, और किन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए एमएनएस न्यूज रियाज शेख के साथ। जय हिंद।